A very good morning to all of you, and let's start. I'll be starting up with SAMIS, that is System Analysis and Management Information System. We are already in 5th unit. हम लोग जो है 5th unit शुरू करने जा रहे हैं. हम लोगों ने I have already finished 4th unit. सब कुछ उसमें हम लोगों ने सिस्टम प्लानिंग किया था. सिस्टम प्लानिंग में काफी कुछ हम लोगों ने देखा, और अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन. तो मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन क्या होता है, तो इसका मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले दूंगा मैं आपको, और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसमें कौन सी सारी चीजें हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं. लेट्स स्टार्ट एंड आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा. अब ये देखिएगा कि इसमें जो यूनिट 5 है, इसमें मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन के बारे में बात हुई. अब हम लोग याद कीजिए कि हम लोग का जो डिजाइनिंग फेज था, हम लोगों ने SDLC पढ़ा था, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम लोगों ने उसमें देखा था कि जो आपका सबसे पहला जो फेज होता है फिजिबिलिटी स्टडी, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस. तो जैसे जैसे उसके फेजेस हैं उसी के अनुसार आपका जो चैप्टर है वो भी ग्रो कर रहा है. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सिस्टम, ये फिजिबिलिटी स्टडी, फिर उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखा था हमने, और उसके बाद तीसरा जो था आपका वो है जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बाद जो आता है वो है आपका डिजाइनिंग, है ना. तो ये डिजाइनिंग फेज, ये इसी को जो मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर डिजाइन है वो आपको सामने दिख रहा है. तो ये यूनिट 5th का है, और हम लोग जो है अब इसमें मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर डिजाइन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर डिजाइनिंग करने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या चाहिए होता है, और किस तरीके से हम लोग ये डिजाइनिंग करेंगे. तो डिजाइनिंग जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हमें पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर है उसके रिक्वायरमेंट क्या है. और अगर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हमें पता है तो ही हम लोग डिजाइनिंग में आगे बढ़ सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर क्लाइंट क्या चाहता है. जिस तरीके से क्लाइंट जो चाहेगा उसी पर हम लोग काम करेंगे, और उसके बिहाफ हम लोग देखेंगे कि आखिर उसको खुश करना है. कोई भी क्लाइंट आता है तो उसको हम लोग खुश करते हैं, राइट. खुश करने का मतलब उसका जो काम है वो इतना बढ़िया से उसको हम लोग करके देते हैं कि दूसरी बार भी अगर वो प्रोजेक्ट बनाने का जब जरूरत पड़ेगा तो वो हमें ही खोजे. तो इसीलिए उसके सारे चीजों को, उसके सारे नीड्स को हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. तो ये जो आपका डिजाइनिंग फेज है, डिजाइनिंग फेज में ये हमेशा आप लोगों को मैंने सिस्टम प्लानिंग में भी आपको बताया है कि जब सिस्टम प्लान करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि क्लाइंट व्यू से और फिर आपका जो कंपनी पर्सपेक्ट से और क्लाइंट के पर्सपेक्ट से, दोनों के पर्सपेक्ट से हमें सारी नीड्स को फुलफिल करना पड़ता है. तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो वो हमें पहले से हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस तरीके से उसके रिक्वायरमेंट को हम लोग पता करेंगे और कैसे उसको हम लोग एकत्रित करेंगे, सारे रिक्वायरमेंट्स को कैसे हम लोग गैदर करेंगे, है ना. तो उसके लिए हम लोगों ने देखा, इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, काफी सारे सिस्टम प्लानिंग में जो क्वेश्चनायर्स होते हैं, तो ये सब चीजें हम लोगों ने देख रखा. तो उसकी वजह से हम लोगों के पास क्या होता है कि वी हैव एनफ इंफॉर्मेशन टू मूव ऑन with the next phase, that is the designing phase. अब ये डिजाइनिंग फेज ऐसा फेज है जिसमें कि हम लोग किसी न किसी मॉडल को फॉलो करते हैं, है ना. मॉडल को फॉलो करने का मतलब ये है कि डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो हमें डिजाइनिंग कैसे करना है, फर्स्ट पेज क्या खुलेगा. डिजाइनिंग का याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया. सबसे पहला फर्स्ट पेज में क्या होगा, अच्छा आईडी और पासवर्ड होगा. जैसे ही आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो फिर मेरा प्रोफाइल खुलेगा, उसमें मेरे डिटेल्स रहेंगे. जब मेरे डिटेल्स उसमें रहेंगे तो उसके बाद उसमें मेरे फ्रेंड्स के भी डिटेल्स होंगे, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं
उस फ्रेंड्स के जरिए हम लोग जाएंगे तो उस फ्रेंड्स के फ्रेंड को भी हम देख सकते हैं, उस फ्रेंड का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो काफी सारी चीजें उससे रिलेटेड होगी, जैसा कि हम लोग फेसबुक में करते आए हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन अ मॉडल, है ना। तो जो सबसे बेसिक मॉडल है डिजाइनिंग फेज का वो है वाटरफॉल मॉडल। तो सबसे पहला जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो वाटरफॉल मॉडल से ही शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्ड, ये एक ऐसा मॉडल है जो कि काफी स्ट्रक्चर्ड है और सबसे बेसिक है। तो इसको हम लोग बेसिक तरीके से, जब चूंकि ये बेसिक है इसलिए इसको हम लोग काफी अच्छे तरीके से इसको समझते हैं, और जितने भी इसके बाद के मॉडल जो बने हैं वो सब वाटरफॉल मॉडल पे ही आधारित हैं और उसी पर बाकी का काम किया गया है। तो अब देखिएगा कि ये वाटरफॉल मॉडल है जो सिस्टम इंजीनियरिंग है ना, जो सिस्टम इंजीनियरिंग जिसको कि पर्सनल इंटरव्यू पीआई बोलते हैं। तो ये आपका जो है इंटरफेस जो है आपको बनाया जाता है इंटरव्यू वगैरह की मदद से। तो ये सिस्टम इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटरफॉल मॉडल कैसा होता है वो देखने में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले सिस्टम इंजीनियरिंग पार्ट है, मतलब आपका फिजिबिलिटी स्टडी जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़े थे, उसी वो जो फेजेस है वो इसी पे बेस्ड है, वाटरफॉल मॉडल पे ही। तो ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये तरीका है डिजाइनिंग फेज का, मेनली डिजाइनिंग फेज के लिए आया था, लेकिन उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। किस पर इम्प्लीमेंट किया? हम लोगों ने उसको अपने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी इम्प्लीमेंट किया है। तो ये सबसे पहला है सिस्टम इंजीनियरिंग, मतलब उसके इसके बारे में सारी जानकारी, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके बारे में सारी जानकारी, जो कि फिजिबिलिटी स्टडी करता है। सेकंड उसका फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो हम लोग कर चुके हैं, जानते हैं। नेक्स्ट फेज है डिजाइनिंग। पहले डिजाइनिंग करते हैं, पहला पेज क्या खुलेगा, दूसरा पेज क्या खुलेगा, तीसरा पेज क्या खुलेगा, चौथा पेज क्या खुलेगा, और सारी फ्रंट एंड और बैक एंड की डिजाइनिंग यही हो जाती है। डिजाइनिंग होती है मतलब क्या खुलेगा, कैसे काम करेगा, पहला पेज के बाद दूसरा पेज के पर कैसे जाएगा, ये चीजें यहाँ पे हो रही है। अब इसके बाद ही जो है हमारे लिए कोडिंग शुरू होता है और टेस्टिंग शुरू होता है। मतलब जो पेज हमने डिजाइन कर दिया उसी पेज पर आधारित कोड्स होते हैं और उसी पेज पे आधारित टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो जो कोडिंग होती है और टेस्टिंग होती है वो अब हम इस पेज में करते हैं। कोडिंग क्या होता है? कोडिंग क्या होता है कि आप जो डिजाइन बनाते हैं पेज, उस पेज को बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है वही कोडिंग, और जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक जब करते हैं तो वो टेस्टिंग फेज कहलाता है। और फिर जब ये सब काम हो जाता है फिर उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग मेंटेनेंस फील्ड में जाते हैं, कुछ एडिशन करना है, कुछ सब्सट्रैक्शन करना है, कुछ उस पर्टिकुलर ये जो सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है उसमें कोई अपडेट करना है, तो उसके लिए मेंटेनेंस फेज होता है, जो कि वाटरफॉल मॉडल में ही आपको बता दिया गया है। वाटरफॉल मॉडल इज द ओल्डेस्ट मॉडल, है ना, और ये काफी सिस्टमैटिक है, सिक्वेंशियल है। ठीक है, तो अब ये है क्या, इसका ये मॉडल, जब जैसे ही वाटरफॉल मॉडल आएगा ये वाला डायग्राम आप बना देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए हमेशा आता है। वाटरफॉल मॉडल इज अ सिस्टमैटिक एंड सिक्वेंशियल अप्रोच टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैंने आपको ये भी जो बताया है, जो मैंने बोला है वही चीज लिखा भी। वाटरफॉल मॉडल क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, मतलब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। सिक्वेंशियल है, मतलब पहला जब हो जाए तब दूसरा करना है, दूसरा के बाद तीसरा करना है, इस तरीके से सिक्वेंशियल भी है। किसके लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल चूंकि सबसे पहले आया है और सबसे शुरू से एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल वाटरफॉल मॉडल या ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, SDLC follows this waterfall model approach. SDLC क्या करता है? System Development Life Cycle follows this waterfall model approach. तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो फॉलो करता है इस वाटरफॉल मॉडल अप्रोच को। ठीक है, तो SDLC follows this waterfall model approach.
ये जो वाटरफॉल मॉडल अप्रोच है उसको जो है इट फॉलोज इट, SDLC follows this waterfall model approach. In this model there are different phases. इस मॉडल में डिफरेंट फेजेस हैं which are organized in a linear order, जो कि आपको पहले मैंने दिखाया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए जो फेज है वो लीनियर ऑर्डर में बना हुआ है। द फर्स्ट स्टेज डील्स विद द सिस्टम स्टडी, जो मैंने आपको बताया सिस्टम स्टडी के बारे में कहा गया, ये सिस्टम इंजीनियरिंग मतलब सिस्टम स्टडी है ना। द फर्स्ट फेज deals with the system study and later on we check out for the different requirements. उसके बाद हम लोग requirements पे चले जाते हैं which are analyzed and put forward by the designing phase. और इसके बाद जो है ये जो भी करवाते हैं ये आपका डिजाइनिंग फेज में हम लोग इसके बाद चलते हैं, जो कि आपका क्या है रिक्वायरमेंट्स के बाद डिजाइनिंग फेज आता है। आफ्टर डिजाइनिंग वेरियस कोडिंग फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड is required and its testing is required. मतलब जो आपने बनाया, जो आपका मॉडल है, उस मॉडल में जो आपका जनरली दिया हुआ है वो डिजाइनिंग फेज के बाद जो है वेरियस फ्रंट एंड और बैक एंड की डिजाइनिंग के बाद उसकी कोडिंग की जाती है और फिर उसकी टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है ताकि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बन सके, so that we can made so that the software can be made मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ताकि आपका सॉफ्टवेयर मोर एफिशिएंट बने, मोर इफेक्टिव बने, ज्यादा अच्छे से काम करे। मेंटेनेंस इज द लास्ट फेज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। मेंटेनेंस क्या होता है? इट इज द लास्ट फेज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ये सबसे लास्ट फेज है फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, विच टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम एज कंपेयर टू ऑल द डिफरेंट फेजेस, जो कि सबसे ज्यादा समय लेता है बाकी सारे जितने भी वाटरफॉल मॉडल के जो फेजेस हैं या फिर SDLC के जो फेजेस हैं उसमें सबसे ज्यादा समय यही लेता है, लॉन्गेस्ट टाइम। बाकी के जितने फेजेस हैं सब उस फेजेस में सबसे जो मैक्सिमम टाइम लेता है वो कौन लेता है? मेंटेनेंस फेज लेता है। इन दिस फेज सॉफ्टवेयर कैन बी रीबिल्ड। क्यों लेता है सबसे ज्यादा टाइम? क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इसमें रीबिल्ड किया जा सकता है। इन दिस फेज सॉफ्टवेयर कैन बी rebuilt and is supported by a particular team, और ये जो है एक पर्टिकुलर टीम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। A particular team is a team so that the customer may not have any problem, और ये सपोर्ट किया जाता है मतलब टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स इसमें रहते हैं, कस्टमर केयर्स होते हैं इसमें, और सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है क्लाइंट को तो वो कहाँ पूछेगा? तो उसी कस्टमर केयर में बात करेगा ताकि उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जा सके। तो दिस इज बेसिकली अबाउट वाटरफॉल मॉडल, है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है? मॉड्यूलराइजेशन इज अ टेक्निक टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू मल्टीपल डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलराइजेशन क्या है? मॉड्यूलराइजेशन इज बेसिकली अ टेक्निक टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जाता है तो मॉड्यूलराइजेशन जो है इट इज अ टेक्निक टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू मल्टीपल डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है कि जब सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं तो आज हम उठे और कहे कि नहीं आज हम एक तो सॉफ्टवेयर बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, और समझने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आखिर इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट। तो जो किसी भी सॉफ्टवेयर में जो रिक्वायरमेंट होता है वो सबसे पहला होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डिफरेंट पार्ट्स में बांट देना। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में बांट देना ताकि हर एक पार्ट पर डिफरेंट डिफरेंट काम किया जा सके। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमें फ्रंट एंड का काम करना है तो कोई टीम फ्रंट एंड पे काम करेगा, दूसरी टीम जो है बैक एंड पे काम करेगी। तो जो फ्रंट एंड वाली टीम है उसमें भी सब डिवाइड कर देते हैं, उसमें ये डिवाइड कर देते हैं अच्छा इसकी कोडिंग जो है, जो जावा की कोडिंग है वो ये टीम करेगी क्योंकि जावा की जो टीम है वो ज्यादा अच्छी इस पे काम कर सकती है।
कोई दूसरी टीम है जो कि हो सकता है कि उसके किसी और C++ पे काम करेगी। तीसरी टीम जो है वो उसके डिजाइनिंग पे काम करेगी। इधर आ जाइए बैकएंड में, मतलब जो डेटाबेस है, तो डेटाबेस में क्या होगा कि डेटाबेस डिजाइनिंग कौन बढ़िया करता है वो उसमें देखेगा। फिर डेटाबेस की जो क्वेरीज हैं वो कौन सॉल्व करेगा, किस प्लेटफॉर्म पे काम होगा, ओरेकल पे काम होगा कि ओरेकल 10G पे काम होगा कि SQL पे काम होगा कि MS एक्सेस पे काम होगा, कौन सा डेटाबेस लेंगे हम लोग। तो इसमें काफी सारी चीजें इस तरीके की हैं जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट देते हैं और हर एक मॉड्यूल पे अलग अलग इंडिविजुअली उस पर काम किया जाता है। हर एक मॉड्यूल पर इंडिविजुअली जो है काम किया जाता है। तो मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है? मॉड्यूलराइजेशन इज अ टेक्निक टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू मल्टीपल डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। मॉड्यूलराइजेशन क्या है? इट इज अ टेक्निक टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर system into multiple discrete and independent modules which are expected to be capable of carrying out tasks independently। तो इसमें जो है जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उसमें किस तरीके से काम किया जाता है, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट टास्क इंडिपेंडेंटली। हर एक टास्क को अलग अलग किया जाता है, हर एक टास्क को अलग अलग इंडिपेंडेंटली किया जाता है। ठीक है। These modules may work as basic constructs। हर एक मॉड्यूल पे अलग अलग काम किया जाता है और उसके बाद यही मॉड्यूल जो है उसमें अलग अलग कंस्ट्रक्ट्स पर तैयार होता है, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन अलग अलग की जाती है ताकि उसको बाद में रीजॉइन किया जा सके, सारे मॉड्यूल्स को एक साथ रीजॉइन किया जा सके ताकि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर फिर बाद में बन सके, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो हमें मिल जाए। So this is basically, this module may work as basic constructs for entire software. Designer tends to design modules such that they can be executed or compiled separately or independently। तो जो डिजाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिजाइन कर पाते हैं मॉड्यूल्स को ताकि आपके सच दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड, वो सारा एग्जीक्यूट हो सके, उसको कंपाइल कर सके और वो जो है सेपरेटली इंडिपेंडेंटली जो है वो काम उस पर किया जा सके। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्यों हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को बांट देते हैं? वो इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर को बांट देते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में ताकि हर एक मॉड्यूल पर एक ही साथ काम किया जा सके। जो बंदा C और C++ में काम कर रहा है, काम कर सकता है, वो अपना काम करेगा और जिस बंदे को काम आता है जावा पे वो जावा पे काम करेगा। तो हम लोग उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट दिए। मॉड्यूल डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांटने से होता यह है कि सारे मॉड्यूल्स पर एक ही साथ काम किया जा सकता है। उधर बैकएंड पे भी काम चल रहा है, इधर फ्रंट एंड पे भी काम चल रहा है, बैकएंड में भी जो है कई सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि सॉफ्टवेयर जल्दी बनता है। ऐसे पता चलेगा कि अगर एक मॉड्यूल हम बना रहे हैं और दूसरा मॉड्यूल पे लोग बैठे हुए हैं या फिर सभी कुछ साथ साथ नहीं हो पा रहा है और डिपेंडेंसी एक मॉड्यूल जब तक बनेगा नहीं उसके बाद दूसरा मॉड्यूल उसी पे डिपेंडेंट है, तो दूसरा मॉड्यूल तब तक नहीं बनेगा जब तक पहला मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अगर इस तरीके की डिपेंडेंसी रहेगी तब तो सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो हम कोई भी क्लाइंट इतना देर रुकने को तैयार नहीं रहता, झट से पैसे देकर के झट से सॉफ्टवेयर लेना चाहता है। तो उसके लिए हमें पहले से ये तैयारी करनी पड़ती है कि कौन से मॉड्यूल्स में किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बांटा जाता है और उसके लिए तैयारियां हम लोग, इसीलिए कंपनी जो है लगी रहती है कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलराइजेशन। स्मॉलर कंपोनेंट्स आर इजियर टू मेंटेन। जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं उसको इजी होता है मेंटेन करना। प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन फंक्शनल। तो जो प्रोग्राम्स इसमें डिवाइड किया जाता है वो फंक्शनैलिटीज के आधार पे डिवाइड किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी अगर हम लोग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं कैलकुलेशंस का,
तो एडिशन का प्रोग्रामिंग एक पर्टिकुलर टीम करेगी, सब्सट्रैक्शन का प्रोग्रामिंग दूसरी टीम करेगी, मल्टीप्लिकेशन की प्रोग्रामिंग तीसरी टीम करेगी, और डिवीजन का प्रोग्रामिंग जो है चौथी टीम करेगी। तो इट विल डिपेंड कि जैसा फंक्शन वैसा काम और वैसा डिवीजन, है ना, उस काम का डिवीजन भी उसी तरीके से होता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिजायर्ड लेवल्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शंस कैन बी ब्रॉट इन द प्रोग्राम। जितने भी लेवल्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन है, लेवल्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, लेवल्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब है जो भी आपका हाइडिंग क्वालिटी है। मतलब हाइडिंग क्वालिटी का मतलब समझिएगा कि जब आप लोग डेटा को डेटा हाइडिंग टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको अब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। एंड डेटा हाइडिंग कैन बी डन थ्रू डिफरेंट लेवल्स। तो वो लेवल्स मैंने आपको डीबीएमएस में पढ़ाया है ना। डीबीएमएस में फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल मैंने बताया था, फिर आपको मैंने व्यू लेवल बताया था। तो ये 3 डिफरेंट लेवल के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी वो चीजें अप्लाइड है कि जब हम लोग डिजाइनिंग करेंगे तो अब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग टेक्निक को, डेटा हाइडिंग टेक्निक को भी इस्तेमाल करेंगे। और ये डेटा हाइडिंग टेक्निक कई तरीके से किए जा सकते हैं। आप लोग C++ अगर पढ़े होंगे तो उसमें भी ये डेटा हाइडिंग टेक्निक होती है जो कि प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं, है ना। पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, है ना। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक करते हैं ना। तो वही चीजें यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शंस के रूप में बताई गई। कंपोनेंट्स विथ हाई कोहेजन कैन बी रीयूज्ड अगेन। अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स विथ हाई कोहेजन की बात आ रही है। नाउ कोहेजन क्या होता है? कोहेजन क्या होता है कि अगर डिपेंडेंसी बहुत हो जाती है तो उसमें हाई कोहेजन होता है। मतलब कि अगर मान लिया मेरे पास कैलकुलेशन था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तब तो बहुत सही था। लेकिन अगर मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया टू फाइंड आउट द एवरेज, तो एवरेज डिपेंड हो गया ना एडिशन पे। जब तक पूरा एडिशन निकल नहीं जाता तब तक हम लोग एवरेज नहीं निकाल सकते। तो एवरेज जो है वो डिपेंड हो गया एडिशन पे। तो जब एडिशन पे डिपेंड हो गया तो ये डिपेंडेंसी जो है जब बढ़ जाती है तो उसको हाई कोहेजन कहते हैं। इसको बाद में भी हम लोग करेंगे। कंकरेंट एग्जीक्यूशन कैन बी मेड पॉसिबल। कई सारे एग्जीक्यूशन एक साथ जो है किया जा सकता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स, है ना। मैंने पहले कुछ चीजें आपको जो है ये इस चैप्टर के पहले जो है क्वालिफिकेशन ऑफ सिस्टम एनालिस्ट था, जो कि सिस्टम एनालिस्ट के समय मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो क्वालिटी जो है ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ सिस्टम एनालिस्ट मैंने लिख दिया है क्योंकि मुझे याद आ गया अचानक से। अच्छा कि शायद क्वालिफिकेशन मैंने बताया है कि नहीं बताया है। तो आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि जो आपका क्वालिफिकेशन है सिस्टम एनालिस्ट का वो आपको पता होना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट पढ़े थे, उसमें क्वालिफिकेशंस भी अलग से एडेड है। तो क्या है, ही मस्ट बी अ CS ग्रेजुएट मतलब कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस, नॉलेज ऑफ DBMS फॉर बैकएंड, है ना, DBMS का भी नॉलेज उसके पास होना चाहिए। he should be experienced in software development and testing। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टिंग में उसका काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए। He should convince clients with his programming and designing skills so that client can invest on the project। तो इसके पास कन्विंसिंग पावर भी होनी चाहिए कि भाई अपने अगर कंपनी के लिए प्रोजेक्ट को लाना है तो उस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को जो है उसमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी के तरफ से आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि कंपनी आपके सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर सके। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट जब अगर ये इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहेगा तो हम लोग सही से काम नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आज जो हम लोगों ने किया है वो क्या क्या किया है, मॉडलराइजेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिजाइन प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोचेस, टॉप डाउन, ये सब बॉटम अप, ये सब हम लोग खत्म करेंगे। और बहुत जल्दी ही जो है हम लोग ये 5th यूनिट भी खत्म कर लेंगे 2-3 क्लासेस में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू वांट टू टेक एनी स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। So thank you guys. Thanks a lot. We'll meet in the next class. Hope you have a great day today. Bye bye. Take care. Have fun.